रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, अगर आप लोगों से या फिर किसी से भी पूछा जाए, तो ब्लाइंडली अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मज़बूत रिश्ता कौन-सा होता है, तो आप लोग कहेंगे कि एक बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है, ये बहुत ज़्यादा मज़बूत होता है और इस रिश्ते में कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, हम लोग जिस दौर में रह रहे हैं, इस दौर में हमें कुछ ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं कि जब हम उन केसेस पे स्टडी करते हैं, हम उन केसेस के बारे में रिसर्च करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जिसको देखने के बाद भी, सुनने के बाद भी और सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करने के बाद भी हमें अपने कानों पर यकीन नहीं होता। हम सोच नहीं पाते कि इंसानियत आखिरकार कुछ इस तरीके से गिर सकती है। कोई इंसान इतना ज़्यादा भयावह कैसे कर सकता है? कोई इंसान इतना ज़्यादा दरिंदा कैसे हो सकता है? दोस्तों, रिश्तों को तोड़ने की अनगिनत कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन आज की जो कहानी आप लोग सुनेंगे, इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग का माथा चकरा जाएगा और आप लोग यही कहेंगे कि ऐसे दरिंदे इंसान को दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ फांसी होना चाहिए। तो क्या हुआ था इस पूरी कहानी के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो लोग हमारे चैनल की स्टोरीज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप लोगों तक देश और दुनिया में घटित कुछ ऐसी खबरें लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं जो हमारा बड़ा मीडिया होता है उससे वंचित रह जाती है। क्योंकि कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो गाँव और देहात में बहुत अंदर होती हैं और वो खबर मीडिया तक पहुंच नहीं पाती, तो वही खबरें हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कहानी के माध्यम से। और दोस्तों, क्राइम स्टोरीज़ सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना या फिर किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता है, बल्कि क्राइम स्टोरीज़ का मतलब यही होता है कि आज के इस नाजुक दौर में हम लोग आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं देखते हैं जो कहीं ना कहीं अगर हमें उन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो तो हमारे साथ ना हो पाए। तो क्राइम कब किस शक्ल में किसकी चौखट पर आकर खड़ा हो जाए, कोई नहीं जानता। दोस्तों, आप लोग कमेंट्स भी करिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के कमेंट्स भी पढ़ता हूं। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कमेंट्स करेंगे तो आप लोग के नाम जो है वो मैं लास्ट में लेता हूं। कल के दिन आप लोगों के कमेंट्स आए थे और कुछ जो नाम मैं लूँगा तो आप लोग वीडियो के अंत में देख ही लीजिएगा। दोस्तों, बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। और इसी मध्य प्रदेश में एक जगह लगती है छिंदवाड़ा, और इसी छिंदवाड़ा के अंतर्गत एक थाना आता है, देहात थाना। अब चूँकि ये घटना ऐसी है कि जिसमें जो बच्ची है, उस बच्ची की उम्र महज 9 साल के आसपास है। तो 9 साल की एक बच्ची, अगर उसके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम लिया जाए तो उस 9 साल की बच्ची की प्राइवेसी में सेंध लग सकता है। और हमारे देश का कानून ये है कि अगर कोई नाबालिग है और उसकी आने वाली ज़िंदगी उससे प्रभावित हो सकती है, तो हमें उसका नाम हाइड करना चाहिए, उसकी पहचान छुपानी चाहिए। दरअसल ये 9 साल की जो बच्ची है, ये अपनी नानी के यहाँ अपनी माँ के साथ रहने के लिए आई थी। लेकिन दोस्तों, थोड़े दिनों तक तो ये अपनी नानी के साथ में अच्छे से रहती है, लेकिन इसका जो बिहेवियर था ये धीरे धीरे चेंज होता चला जा रहा था। इसका बिहेवियर कुछ ऐसा था कि ये लड़की कहीं ना कहीं मानसिक तौर से थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई पड़ रही थी। लेकिन चूंकि माँ और नानी जो थी वो इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर नहीं पाती है। थोड़ा समय गुजरता है और समय के साथ साथ चीज़ें जो थी वो माइंड से भी कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाती हैं। उसके बाद में इस लड़की के जो अब्बू थे, वो अब्बू जो थे वो इस लड़की को लेने के लिए अपनी ससुराल पहुंचते हैं। वो सोचते हैं कि जो बीबी है वो मायके रहेगी कुछ दिन, तो खाने वाने की बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। अब वो आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, एक आध दिन मेहमानी खाते हैं और उसके बाद में कहते हैं, बेटा तुम तैयार हो जाना, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा और थोड़े दिनों के बाद में तुम्हारी माँ भी घर आ जाएगी। अच्छा, माँ जो होती है वो भी बच्ची से कहती है कि कोई बात नहीं है बेटा, चले जाना। लेकिन जैसे ही घर वाले ये सारी चीज़ें कहने के बाद में जाते हैं और जाने की जैसे ही तैयारी होती है, जो वो अब्बू थे अपना बैग तैयार कर चुके थे, लेकिन इसी बीच में जो 9 साल की बच्ची थी ये घर के अंदर कहीं छुप जाती है। बच्ची जाने के लिए तैयार नहीं होती है। अब घर वाले इस बच्ची को ढूंढते हैं कि बच्ची कहाँ गई, बच्ची कहाँ गई, लेकिन बच्ची का कहीं पर भी कोई पता नहीं। उसके बाद में जैसे तैसे कर कर आखिरकार घर वाले इस बच्ची को ढूंढ लेते हैं। बच्ची घर के अंदर एक कमरे के अंदर पर्दों के पीछे कहीं छुपी हुई थी। उस बच्ची को निकाला जाता है एंड निकालने के बाद में इस बच्ची से बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर इसके छुपने के पीछे की वजह पूछी जाती है, क्योंकि आमतौर पर 9 साल की एक बच्ची है और वो इस तरीके से छुप रही है तो लोग इसको हंसी मजाक भी समझेंगे। ऐसे ही इसकी नानी हंसी मजाक में इससे पूछती है, बेटा क्या बात है, क्यों छुप रहे हो तुम? तो ये जो बच्ची होती है सिबक सिबक कर रोने लग जाती है। अब जैसे ही ये सिबक सिबक कर रोने लगती है
तो इसकी जो नानी होती है ये परेशान हो जाती है। वो अपनी इस नबासी से पूछती है कि बेटा क्या बात है, क्यों तुम इतना परेशान हो? क्या तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते? क्या तुम अपने पिताजी के साथ नहीं जाना चाहते, अपने अब्बू के साथ नहीं जाना चाहते? तो ये जो बच्ची होती है वो कहती है कि वो अब्बू नहीं है, बल्कि वो शैतान है, दरिंदा है। अब जैसे ही ये बात अपने अब्बू के लिए ये बच्ची बोलती है 9 साल की, तो घर वाले लोग परेशान कि ये क्या बोल रही है। माँ जो होती है वो आती है, अपनी इस बच्ची को, 9 साल की बच्ची को डांटती है, डपटती है, क्योंकि 9 साल की जो बच्ची थी इसका जो बाप था ये सौतेला बाप था और इस महिला की पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन पहले वाले पति से इसकी तलाक हो चुकी थी। क्योंकि जब उस पति से इसकी तलाक हुई थी तो इसकी बच्ची जो थी वो इसके साथ में ही थी और इस बच्ची को लेके ही इस पति के साथ में उसने शादी की थी और उसके बाद में ये जो बच्ची थी अपने सौतेले पिता के साथ में ही रह रही थी। इसलिए जब ये बच्ची अपने उस सौतेले पिता को दरिंदा, शैतान, हैवान बोलती है तो माँ चिढ़ जाती है। माँ कहती है कि तुम अपने पिता से किस तरीके की बातें कर रही हो। वो 1-2 थप्पड़ भी अपनी बेटी के लगा देती है, लेकिन जो बेटी थी वो रो भी रही थी और साथ के साथ कह रही थी कि इस दरिंदे के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। उसके बाद जो माँ होती है इस बच्ची की, यानी उस व्यक्ति की जो बीवी होती है, वो अपने शौहर को लेकर साइड में जाती है ताकि जो बच्ची जो कुछ बोल रही है वो उसको सुनाई ना पड़े, उसे बुरा ना लगे। लेकिन जो 9 साल की बच्ची थी ये अपनी नानी के साथ में कमरे के अंदर ही बैठी हुई थी। अब नानी इस बच्ची को बहुत ज़्यादा चुमकारती है, पुचकारती है, कहती है कि बेटा कोई बात नहीं है, वो तुम्हारे सौतेले पिता हैं लेकिन तुमसे प्यार तो करते हैं। देखो वो तुम्हें लेने के लिए आए हैं और तुम भी चली जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम उनके लिए खाना वगैरह बना देना, सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। अब जो बच्ची थी वो कहती है कि देखो नानी, मैं उस हैवान के साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। नानी बार बार वजह पूछती है तो ये जो बच्ची थी चीखने लगती है, दहाड़े मारने लगती है। वो बच्ची कहती है कि दरअसल जो मेरे पिता हैं पिछले 2 साल से मेरे साथ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें ये बच्ची अपनी उस नानी को बताती है तो वो जो नानी होती है तुरंत अपनी बेटी को बुलाती है और बेटी को बुलाने के बाद में सीधा पुलिस थाने पहुंच जाती है इस बच्ची को लेके। दोस्तों 6 अप्रैल साल 2025 को ये जो 9 साल की बच्ची थी अपनी नानी और अपनी माँ के साथ में देहात पुलिस थाना पहुंचते हैं। एंड वहाँ पर पहुँचने के बाद में वहाँ पर पुलिस थाने में कहते हैं कि साहब यहाँ पर अगर कोई महिला पुलिसकर्मी हो तो उसे भेज दीजिए। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या बात है, हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करने के लिए बैठे हुए। लेकिन ये जो महिला थी और ये जो बच्ची थी और इसके साथ में जो इसकी नानी थी, ये बार बार जिद करते हैं कि अगर कोई महिला पुलिसकर्मी हो तो उसे बताओ। अब उसके बाद में महिला पुलिसकर्मी इनके लिए मुहैया कराई जाती है। उसके बाद में ये जो बच्ची थी ज़ारो कतार बस रो ही जा रही थी। इसको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे कर कर वो अपनी बात जो है, अपनी फरियाद जो है पुलिस के सामने सुनाए। लिहाजा माँ भी इसका ढांढस बनाती है, नानी भी ढांढस बताती है, साथ के साथ जो पुलिस वाली महिला पुलिसकर्मी थी वो भी इस बच्ची को समझाती है, काफ़ी ज़्यादा दुलार देती है, काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, इसको पानी पिलाती है और उसके बाद में कहती है कि बेटा क्या बात है, जो भी बात है तुम हमें बताओ। तो उसके बाद में ये जो बच्ची थी ये उस महिला पुलिसकर्मी के साथ में टूटती है और टूटने के बाद में दोस्तों ये जो कहानी सुनाती है, उस कहानी को सुनने के बाद में उस पुलिस थाने के अंदर जितने भी पुलिसकर्मी मौजूद थे सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर कोई सोचने और समझने को मजबूर था कि आखिरकार दुनिया के अंदर क्या कोई इतना भी नीच हो सकता है, क्या कोई इतना भी गिर सकता है। दरअसल ये बच्ची बताती है कि जब मेरी माँ की शादी मेरे इस अब्बू के साथ में होती है तो उसके बाद में हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि पहले वाले अब्बू ने हमें छोड़ दिया है तो कम से कम ये अब्बू मिल गए तो हमें प्यार करेंगे। और शुरुआत में अब्बू वैसा ही करते हैं, अब्बू हमारे हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो अब्बू था सौतेला, उसका जो इंटेंशन था इस बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा गलत था। बच्ची उस समय 7 साल के आसपास थी। लेकिन दोस्तों आजकल के 7 साल के बच्चे भी थोड़े समझदार होते हैं, उन्हें कम से कम गुड टच और बैड टच का पता होता है। और दोस्तों ये हमें अपने बच्चों को बताना ज़रूर चाहिए, क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है। अब उसके बाद में ये जो अब्बू था ये उस बच्ची के साथ में कभी बैड टच करता, कभी गलत तरीके से कहीं छूता, कभी इधर छूता, कभी उधर छूता। अच्छा ये चीज़ें जो थी ये बच्ची ऑब्जर्व कर रही थी। ये बच्ची जो थी अपने उस अब्बू से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो और मैं तुम्हारी बेटी हूँ और तुम मेरे साथ में इस तरीके की हरकतें कैसे कर सकते हो। अच्छा जो अब्बू था इस बच्ची को बहुत ज़्यादा समझाने की, रुझाने की कोशिश करता है, लेकिन जो बच्ची थी वो इस अब्बू की सारी जो उम्मीदें थी उस पर पानी फेर देती है और वो कहती है कि देखो अगर तुम मेरे साथ में कुछ भी गलत करोगे तो मैं माँ को बताऊँगी। अब उस समय तो ये जो अब्बू था पीछे हट जाता है। लेकिन दोस्तों एक दिन इस अब्बू को मौका मिल जाता है। दरअसल इसकी जो बीवी थी वो मार्केट में कुछ खरीदने के लिए गई थी और उस समय ये 9 साल की बच्ची उस समय घर पे अकेली होती है। दोस्तों 7 साल की बच्ची। अब दोस्तों 7 साल की बच्ची घर पे अकेली होती है तो उसी समय ये जो अब्बू था ये इस बच्ची के पास पहुंच जाता है। पहले तो इसे कस के पकड़ता है और उसके बाद इसे बेडरूम में लेके चले जाता है
और उसके बाद में ये एक बार नहीं बल्कि कई बार इस बच्ची के साथ में शारीरिक शोषण करता है, इसके साथ में रेप करता है। बच्ची चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, अपने रिश्ते की दुहाई देती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो दरिंदा पिता था, इसके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता है। ये पहले अपनी हवस को मिटाता है एंड उसके बाद में उस बच्ची को डराते हुए और धमकाते हुए कहता है कि देखो, अगर तुमने इस बारे में किसी से कुछ भी कहा तो तुम्हें मार के फेंक दूंगा, ना कि तुम्हें मार के फेंकूंगा बल्कि तुम्हारी माँ को भी जान से मार दूंगा। अब ये जो बच्ची थी ये डर जाती है, सहम जाती है। एक 7-8 साल की बच्ची आखिर कितनी ही समझदार होगी, कितनी ही मैच्योर होगी। बच्ची को ये तो पता था कि उसके साथ में उसका हैवान पिता क्या कर रहा है, लेकिन वो बच्ची डरी सहमी सी इस बारे में किसी को नहीं बताती। जो तकलीफ़ उसे महसूस हुई थी 1-2 दिन में, उसकी वो जो तकलीफ़ थी वो भी धीरे धीरे ठीक होती है। लेकिन दोस्तों, इस बच्ची को लग रहा था कि शायद इसके पिता ने पहली और आखिरी बार ये सब कुछ किया है और शायद आगे से ऐसा कुछ ना करे। उसके बाद में यहीं पर इस बच्ची की सबसे बड़ी भूल थी। वो जो दरिंदा पिता था उसके बाद भी रुकता नहीं, बल्कि उसके बाद लगातार वो अपनी उस बच्ची के साथ में शारीरिक संबंध बनाता रहता है, उसका शारीरिक शोषण करता रहता है, घर के ही अंदर उसका रेप करता रहता है। और दोस्तों, ऐसा करते करते तकरीबन 2 साल का लंबा अंतराल गुजर जाता है और इन 2 सालों के अंदर उसने उस बच्ची के साथ में अनगिनत बार रेप किया था। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि इसकी जो माँ होती है इस बच्ची से कहती है कि चलो कुछ दिन के लिए नानी के यहाँ रहने चलते हैं। बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे कम से कम कुछ दिनों के लिए तो सही इस बाप से, दरिंदे से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद में ये अपने नानी के यहाँ रहने पहुँच जाती है, लेकिन इसके चेहरे पर पिछली बार की तरह चमक नहीं थी। जब बच्ची शादी करके, जब इसकी माँ की शादी हुई थी तब गई थी तो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा उदास थी। अच्छा, सारे लोगों को ये लगता है कि सौतेला पिता है तो शायद इस वजह से बच्ची उदास हो, लेकिन बच्ची की उदासी के पीछे क्या कारण था ये सब जानने की किसी ने कोशिश नहीं की। और उसके बाद में उसके अब्बू एक दिन उसे लेने के लिए आ जाते हैं। वो अपने अब्बू को देखकर डर जाती है, सहम जाती है। उसको ये लगता है कहीं उसके अब्बू उसको उसके साथ न ले जाएं, और वो अब्बू यही कहता है कि वो अपनी बेटी को लेने आया, क्योंकि उसको अपनी पत्नी की इतनी कमी महसूस नहीं होती थी जितनी उस 9 साल की बच्ची की होती थी। क्योंकि अब 2 साल उसके साथ में रेप करते हुए हो गए थे, तो तकरीबन 9 साल की उसकी उम्र हो चुकी थी। और 9 साल की बच्ची के साथ में वो जो दरिंदा बाप था वो इसी तरीके से हरकतें कर रहा था। दोस्तों, उसके बाद में जब इसे ले जाने के लिए कहता तो ये जो बच्ची थी ये छुप जाती है, और जब उसकी नानी ढूंढती है उसको तो उससे वजह पूछती है। तो उसके बाद में ये जो रो रो कर बच्ची जो थी वो सारी बात अपनी नानी को बताती है। जो नानी थी वो अपनी बेटी को बुलाती है, उसे सारी बात बताती है। उसके बाद में ये माँ बेटी उस बच्ची को लेकर पुलिस थाने पहुँचते हैं एंड पुलिस को सारी बात बताते हैं। दोस्तों, पुलिस वाकई में जब ये पूरी कहानी सुनती है तो हैरान परेशान तो होती है, साथ के साथ इस व्यक्ति के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इसको अरेस्ट कर दिया जाता है। पॉक्सको एक्ट के तहत इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और अभी भी ये जो व्यक्ति है जेल में है, और जिस तरीके के भी सबूत इसके खिलाफ मिलते हैं और ये मामला कोर्ट में पहुंचेगा उसके हिसाब से इस दरिंदे पिता को सज़ा मिलेगी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसे पिता, ऐसे दरिंदे, ऐसे हैवान को दुनिया में जीने का कोई अधिकार है? आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन आप लोगों के जो कुछ कमेंट्स थे इसमें शीलनिधि शर्मा है, लिखते हैं सही सूचना दी आपने। मलिक भाई, लाइव आओ तो दर्शन करें, कुछ सलाह दें। तो शीलनिधि जी, लाइव में कल ही के दिन आया था, अब अगली बार जो लाइव होगा वो इस महीने की लास्ट वाली डेट को होगा। शीलनिधि ये लिखते हैं कहानी पसंद आई, रही रिश्तों की बात वो कोई भरोसा नहीं रहा किसी के ऊपर। शीलनिधि जी, बहुत सही बात कही आपने, शुक्रिया आपका। देव कुमार जी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी भाई। तो देव कुमार जी मेरे भाई, शुक्रिया आपका। देव कुमार जी लिखते हैं आगे गजब भाई, शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार हैं, लिखते हैं बहुत बढ़िया स्टोरी है मलिक भाई। तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया। प्रियंका सिंह हैं, लिखते हैं सुपर्ब भैया। तो प्रियंका सिंह जी शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी, हाथ की कहानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिश्तों को शर्मसार करने वाली है। तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया आपका, वालेकुम सलाम। प्रियंका सिंह लिखते हैं भैया आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो प्रियंका सिंह जी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये रोमियो करके आईडी लिखते हैं नाइस स्टोरी सेलिंग। तो शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार है, लिखते हैं भाई जी बहुत बढ़िया कहानी, टाइम बड़ा ख़राब चल रहा है, रिश्तों पर विश्वास नहीं रहा आज के इस टाइम में। तो दिनेश कुमार जी बहुत सही बात कही आपने, शुक्रिया आपका, आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया। एक खान है, लिखते हैं सुपर स्टोरी भाई। तो एक खान जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये मोहम्मद ग़ुलाम करके आईडी लिखते हैं ये कहानी बहुत पहले भी सुनी है। तो मोहम्मद ग़ुलाम जी हो सकता है कि सुनी हो आपने। उसके बाद में फ़राज़ अहमद लिखते हैं वेरी सैड स्टोरी। तो फ़राज़ अहमद जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में राशिद खान लिखते हैं नाइस स्टोरी, राशिद खान जी शुक्रिया। लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया भाई आपका। मंसूरी भाईजान ने भाई जी कभी कभी क्राइम से हटकर जासूसी की कहानी भी सुनाया करो। जी मंसूरी भाईजान जी, बहुत जल्द सारी चीज़ें पूरी होंगी। परवेज़ आलम है, लिखते हैं बहुत सैड स्टोरी है भाई। तो परवेज़ आलम जी शुक्रिया। एक खान है, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। तो एक खान जी शुक्रिया आपका।
दिनेश कुमार लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई, लाइव जब भी आओ तो एक दिन पहले ज़रूर बता दिया करो। तो मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि जो महीने का लास्ट वाला दिन होगा उस दिन हम लोग लाइव आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई महीना 31 का है तो हम लोग 31 तारीख को लाइव आएंगे, कोई महीना 30 का है तो 30 को लाइव आएंगे, कोई महीना 29 का है तो 29 को लाइव आएंगे, कोई महीना 28 का है तो 28 को लाइव आएंगे। सुनील त्यागी हैं जो लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। तो सुनील त्यागी जी शुक्रिया भाई साहब आपका, नमस्कार। परवेज़ आलम लिखते हैं, आज की डेट किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो परवेज़ आलम जी शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा कमेंट्स किया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। लईक अब्बास लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपती यूपी से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। लईक अब्बास अगला कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं, तीसरी बॉडी हज़रतगंज थाने में मिली थी। जी शुक्रिया आपका बताने के लिए। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है फिरोज़ खान का, लिखते हैं फिरोज़ अहमद मेरठ से सुनते हैं। जावेद अंसारी लिखते हैं, मलिक भाई छोटे भाई की पत्नी का क्या हुआ? तो वो बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया था, लिख के मैंने बताया था कि छोटे भाई की पत्नी नहीं थी। उसके बाद में हैरी जी हैं, लिखते हैं, देख तुझे किसके लिए सब्सक्राइब करता हूँ, क्योंकि फालतू की बात बात और कमेंट्स पढ़ना बकवास लगता है, डायरेक्ट कहानी सुना चलता बन, फेरी तेरा ग्रोथ होगा 100%। तो हैरी छेत्री जी आपने मुझे बहुत अच्छी राय दी, लेकिन मैं जो कमेंट्स पढ़ता हूँ वो कहानी के अंत में पढ़ता हूँ। तो अगर आप कहानी 10 मिनट तक 12 मिनट तक सुन लेते हैं तो उसके बाद कमेंट्स आप स्किप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स देव कुमार जी का है, प्रियंका सिंह जी का है। प्रियंका सिंह जी हार्ट बनाती हैं, सलमान खान जी हार्ट बनाते हैं। तो ये आपके कुछ प्यारे प्यारे बेशकीमती कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन कहानी को एंड करूँगा, आपसे कहूँगा कि आप लोग अपने बेशकीमती कमेंट्स करते रहा करें, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ में एक अटैचमेंट बना हुआ है। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।